आज के इस वीडियो में लुसेंट और अरिहंत जीके के 5000 प्रश्नों के लिए ये 7वां भाग होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसके पहले वाले पार्टों को देखना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए इसी तरह वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए जाते हैं इस तरह की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है कि देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में प्राप्त होता है वो कौन कौन से हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि आधे से अधिक चावल मतलब कि देश में कुल जितना चावल उत्पादित होता है उसमें से आधा चावल किन 4 राज्यों से मिल जाता है। तो ये है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। आप देखेंगे कि ये जो चारों राज्य है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब और आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। धान के सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, कहने का मतलब कि जो भी पूर्वी क्षेत्र है भारत के, वहाँ पे आज भी चावल उनका मुख्य भोजन है। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है गेहूँ का। चावल का तो होता, धान का तो होता ही है, लेकिन गेहूँ का भी होता है। पंजाब में कम क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और उसी तरह चावल के लिए आंध्र प्रदेश को भी जाना जाता है। मतलब कि भारत में कुल चावल का जितना उत्पादन होता है उनका आधा से अधिक उत्पादन इन्हीं 4 स्टेटों में मिलके हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए चावल मतलब कि जो धान से निकलता है, और धान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बारिश का होना, मतलब कि पानी। बिना पानी के धान की खेती नहीं की जा सकती। तो जो धान की खेती है आज भी अधिकतर किसान जो बारिश है उसी पर डिपेंडेड है। तो यहाँ पे कहीं पर भी अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर आप चावल की खेती कर सकते हैं। अगर इससे कम बारिश होगी तो जो चावल का उत्पादन है वो पूरी तरह प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन कि वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के लिए खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। संकर धान, तो संकर धान के लिए उत्तर प्रदेश। मतलब कि आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट भी है जनसंख्या की दृष्टि से, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये चौथा बड़ा स्टेट है। तो यहाँ पे सबसे अधिक संकर धान की खेती के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन कि भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। मतलब कि कपास का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है। तो ये होता है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग में। ये जो पश्चिमी भारत है और जो उत्तर पश्चिमी भारत है यहाँ पे कपास का अधिकतम उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कि जो कपास है, जो हम देखते हैं कपास, वो कपास के किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो जो कपास का बीज होता है उसी से मिलता है कपास, जो कपास का रेशा हम देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक होती है। देखिए जो महाराष्ट्र है यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो ये है काली मिट्टी। हालांकि लाल रंग की मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे ये कपास के लिए भी अच्छी है और गन्ने के लिए भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन हो पाता है गन्ने का ही। वैसे अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और जहाँ पे गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा जाहिर सी बात है कि वहाँ पे चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती की सबसे अधिक भूमि है, तो ये है उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन कि भारत की फसलों में वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो मतलब कि जितना ज़्यादा पे कौन सी फसल है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है, तो यहाँ पे देखिए शुद्ध सकल कृषि पूछा गया है, तो ये है गन्ना। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 2 तरह की खेती की जाती है। एक होती है नगद खेती,
तो नगद खेती का मतलब ये होता है कि इसमें कपास आता है, उसके साथ साथ गन्ना आता है, और यहाँ पे ये जो खेती ऐसी होती है कि इन्हें हम तुरंत उगाने के बाद बेच सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरह की खेती होती है इसमें गेहूं धान का उत्पादन होता है, और ये जो खेती होती है केवल जीविका के लिए ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है कौन से फसल के लिए। जो जिप्सम है तो जिप्सम की अधिक मात्रा होगी आपके मूंगफली के फसल के लिए बेहतर, मतलब कि अगर आपको मूंगफली का फसल उगाना है तो उस मिट्टी में जिप्सम की अधिक मात्रा होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कौशल, ये किसकी प्रजाति है? यह एक प्रजाति का नाम है, तो यह किसकी प्रजाति है? तो यह है मूंगफली की। अगला क्वेश्चन कि वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, तो यह है भारत। और भारत में मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया रीजन। सोया रीजन से आपको बता दें जो सोयाबीन होता है प्रोटीन का सर्वाधिक, मतलब इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और बात करें कि कितना पाया जाता है तो ये है 42%। अगला क्वेश्चन कि भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जा सकता, मतलब कि देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में किसका निर्यात नहीं किया जाता है, तो निर्यात मतलब कि विदेश को भेजना। तो हम दालों का निर्यात नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जितनी दाल का उत्पादन होता है उतने हमारे यहाँ उसके उपभोक्ता भी हैं, तो जब हमारे से अधिक होगा तभी हम किसी को भेज सकते हैं। और देखिए निर्यात मतलब होता है भेजना, और ये किसी का उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं आयात मतलब कि विदेश से लाना। अगला क्वेश्चन कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश, और इसीलिए इसको सोया रीजन के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन कि हवा में नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, तो ये होता है दालों में ही। अगला क्वेश्चन कि गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के नाम से जाना जाता है, इसका महत्व क्या है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन से लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे सीधे उनका उत्तर लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसकी है कि जो गन्ना होता है इसकी बीज लागत बहुत कम होती है, और यहाँ पे इसमें सिंचाई भी उतना नहीं करनी पड़ती, तो जाहिर सी बात है कि जो ये गन्ना है इसको धारणीय गन्ना उपक्रम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व में चीनी का जो उत्पादन होता है उसमें भारत का कितना हिस्सा है, तो विश्व में जो भी चीनी उत्पादित होती है उसका 15% भाग भारत ही उत्पादित कर देता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में बताइए। 3 गन्ना उत्पादक राज्य मतलब कि सबसे पहले आपको उस राज्य को लिखना है जो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता हो, उसके बाद उससे कम, और उसके बाद उससे कम। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमि पर भी गन्ना का उत्पादन होता है। जाहिर सी बात है कि अगर गन्ना का उत्पादन होगा तो चीनी के उत्पादन के लिए पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे रेंगूर मिट्टी मतलब कि काली मिट्टी पाई जाती है जो कि इनके उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की सत्य कथन है, तो देखिए चीनी उत्पादन के प्रक्रम में सीरा का भी उत्पादन होता है, और जो चीनी उत्पादन होता है चीनी कारखानों से मतलब उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो यह है उज्जैन शाजापुर। उज्जैन शाजापुर है मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पे कपास की खेती के लिए इसको सफेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सोयाबीन की खेती के लिए सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे मिलता है, तो ये है मध्य प्रदेश में, और शायद इसीलिए इसको सोया रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दाल या सोयाबीन इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है मूंगफली, तो ये है गुजरात। कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है, लेकिन अगर आपसे स्टेट वाइज पूछेगा तो आपको गुजरात पे ही ट्रिक करना होगा। अगला क्वेश्चन कि मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो ये है पंजाब। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अभी आपने देखा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो गुजरात है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंजाब है। तो पंजाब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन होती है,
कम जगह में ज़्यादा उत्पादन होती है मूंगफली की, तो ये है पंजाब। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन होता है। इसी तरह जो पंजाब है, इसमें जो गेहूं है इसका उत्पादन भी बहुत कम जगह में ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन से स्टेट में होता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान किसका प्रमुख उत्पादक है, तो ये है सरसों का। अगला क्वेश्चन कि भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल है, तो तिलहन फसल मतलब कि जिनसे तेल निकले, तो ये है मूंगफली, सोयाबीन, सरसों तथा तिल। और सरसों की प्रजातियां कौन कौन सी है, तो बरुड़ा, पूसा, बोल्ड, पीताम्बरी इत्यादि, ये प्रजातियों के नाम है। अगला क्वेश्चन कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, तो यह है कोयम्बटूर में। और अगला क्वेश्चन कि गन्ने के बीज का उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है कोयम्बटूर में, और यह है MBI कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन कि गन्ने की अर्धसाली फसल पकने का कितना समय लेती है। अर्धसाली फसल तो ये लेती है 18 महीने, मतलब कि लगभग 1.5 साल। अगला क्वेश्चन कि तिलहन फसल कौन कौन सी है। तिलहन मतलब कि क्या, जिनसे तेल निकले, तो यह है सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी इत्यादि। अगला क्वेश्चन कि शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि मतलब कि जहाँ पे उनको सिंचाई की जरूरत कम पड़े, तो ये है मूंगफली। और अभी आपने देखा कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गुजरात में। गुजरात हो या फिर राजस्थान हो, ये शुष्क भूमि के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि पेगिंग एक लाभिंग प्रक्रिया है किसके लिए। पेगिंग तो ये है मूंगफली के लिए। और सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस समय मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, मतलब कि राज्यपाल। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इस समय मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी वीडियो बाकी है, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जरूर लाइक करिए और आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि शक्कर नगर मतलब कि चीनी का प्रमुख उत्पादक, देखिए प्रमुख पूछा गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश की ट्रिक करना होगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश इसलिए ट्रिक किया गया है क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का शक्कर का प्याला किसे कहते हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो भारतवर्ष में पहली चीनी मिल तो ये की गई थी देवरिया में, प्रतापपुर में। देवरिया मतलब कि उत्तर प्रदेश में। कब की गई थी, तो 1903 में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण क्या है। मतलब कि जो पहले उत्तरी भारत में होता था, अब बाद में धीरे धीरे दक्षिणी भारत में भी होने लगा। तो इसका कारण ये है कि गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, मतलब कि जो उत्तरी भारत में कम होता था दक्षिणी भारत में ज़्यादा होने लगा, इसीलिए इनका स्थानांतरण होता गया। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना में शर्करा की मात्रा घट जाती है, तो शर्करा मतलब कि जो चीनी होती है इसकी मात्रा गन्ने में कब घट जाएगी, तो ये जो गन्ना है अगर उसे पाला मार दे तो यहाँ पे जो उसमें चीनी की मात्रा है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन कि केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है। जो केरल है तो ये जाना जाता है गरम मसालों के लिए। और मसालों का बागान किसे कहा जाता है, तो ये है केरली। जो लौंग हम खाते हैं, जो मसाले हैं लौंग, ये मतलब कि जो लौंग होता है उसके कौन से पार्ट से मिलता है, तो ये है पुष्पकली से। मतलब कि जो लौंग है ये एक फूल है, जो हम अपने मसालों में यूज करते हैं वह एक फूल है। अगला क्वेश्चन कि लौंग की खेती मुख्यतः कहाँ पे होती है, तो देखिए अगर कोई भी गरम मसाला आपसे पूछता है तो जाहिर सी बात है कि पहला उत्तर आपका केरल ही होगा। उसके साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में लौंग की खेती की जाती है। अब यहाँ पे देखिए सही सुलेमित का मतलब कि सही मिलान करना था, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी मिलान करके हैं। तो जूट के लिए अगर कोई बेस्ट स्टेट है तो ये है वेस्ट बंगाल, चाय के लिए असम, रबड़ के लिए केरल और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे जो चाय है ये सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है, तो ये होती है असम में। लेकिन अगर आपसे यहीं पे ये पूछा जाए कि चाय की सबसे बेस्ट क्वालिटी कहाँ से मिलती है, बेस्ट क्वालिटी, तो ये मिलती है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से, और दार्जिलिंग है कहाँ, तो ये है वेस्ट बंगाल में। तो अगर आपसे बेस्ट क्वालिटी पूछा जाएगा तो दार्जिलिंग उत्तर होगा, वेस्ट बंगाल में जो स्थित है। अगर आपसे इसकी क्वांटिटी पूछी जाएगी कि अधिकतम मात्रा, तो ये है असम से।
अगला क्वेश्चन कि भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी है, मतलब कि अगर आप काली मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए मौसम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मौसम होना चाहिए उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, और जो वार्षिक वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 1100 मीटर ऊंचाई तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल चाहिए, और यहाँ पे कई तरह के और भी वार्षिक होना चाहिए जो मौसम है, तभी जाके आप काली मिर्च की खेती कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। दलहनी मतलब कि जो दाल वाले हैं या फिर सोयाबीन है, तो इसके लिए कोबाल्ट की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, और आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में दलहनी फसलें भी ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल से नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल कौन कौन सी है। देखिए नत्रजन क्या होता है, ये एक नया शब्द है, तो इसका मतलब कि ये है नाइट्रोजन। यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन का सर्वाधिक परसेंटेज होता है 78%, फिर भी हम जो यूरिया यूज करते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन डाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वायुमंडल में जो 21% है ऑक्सीजन, उसे तो हमारी पूर्ति हो जा रही है, लेकिन जो 78% है उससे पौधों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कारण ये है कि जो नाइट्रोजन हवा में पाया जाता है उसे पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, उसे दूसरे रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये चना, मटर और मूंग होती हैं, ये इस नाइट्रोजन को, जो पौधे नाइट्रोजन का फॉर्मेट चाहते हैं, उसे कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि किसान को अपने खेत में फसल की बुआई बदल बदल के करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना है। तो ये है 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है, मतलब कि सबसे पहले विश्व में कहाँ पे उत्पादन हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। मालवीय चमत्कार ये किसकी प्रजाति है, तो ये है अरहर की। अगला क्वेश्चन कि बहार किसकी प्रजाति है, तो ये भी है अरहर की। और मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है, यह है अरपड़ा जाति, मतलब कि वही। और अगला क्वेश्चन है कि वह फसलें जो जायद के मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो ये है मूंग तथा उड़द। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात, और ये देखेंगे कि पश्चिम में है। और अभी आपने शुरू में देखा था इस वीडियो के कि वहाँ पे आपको बताया गया था कि जो पश्चिम है या फिर उत्तर पश्चिम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो ये है कपास। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, रेशम, तो ये पाया जाता है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन कि भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है। तो अभी आपने देखा कि जो रेशम है सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला स्टेट कौन सा है, तो ये है कर्नाटक। और अगर 60% से अधिक रेशम की बात करें तो कर्नाटक से तो होता है ये, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन, और इसमें है कि सही सुमेलन है, मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सही करके दिया गया है। तो जो शहतूत रेशम है ये सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। जो टसर रेशम है ये झारखंड में। जो इरी रेशम है ये असम में। और जो मूंगा रेशम है ये भी असम में। ये जो रेशम है उसकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कि मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो केवल विश्व भर में केवल भारत में पाई जाती हैं। तो मूंगा रेशम के लिए भी आपने देखा कि कहाँ पाई जाती हैं, तो असम में। अगला क्वेश्चन कि टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो टसर रेशम अभी आपने देखा कहाँ पे है, झारखंड में। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1984 में। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक सवाल, आप हमें इस समय जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, देखिए यहाँ पे 2 पार्टियों की सरकार है, गठबंधन सरकार है, एक कांग्रेस है और दूसरी JDS है। तो यहाँ पे जो इनके संयुक्त मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। इनका नाम K से शुरू होता है। इनके पिता भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1 साल के लिए, तो HD देवगौड़ा, जो कि भारत में 1996 से लेकर 97 में मुख्यमंत्री रहे थे, जब अटल जी की सरकार गिरी थी, तो 13 दिन वाली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो ये होता है कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन कि भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफी अकेले कौन पैदा करता है। देखिए कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कि भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है। तो कहवा हो या फिर कॉफी हो, ये दोनों है कर्नाटक के लिए। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन, चाय एवं उपभोग में चीनी का प्रथम स्थान भारत का कौन सा है। तो ये है द्वितीय। अगला क्वेश्चन कि भारत में वह नगदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो यह है चाय। देखिए फसल अभी हमने आपको बताया एक नगदी होती है, नगदी का मतलब ये कि जिसे हम उगा के बेच देते हैं। तो चाय से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह है असम। अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो कौन होगा। तो यह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है सबसे बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका होता है। तो देखिए जिस चीज़ की उत्पादन हम अपनी आवश्यकता से अधिक करेंगे उन्हें ही हम किसी को निर्यात कर सकते हैं। तो ये है चाय। अगला क्वेश्चन कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये किसके लिए अच्छा होगा। तो ये चाय के लिए अधिक होगा। तो चाय के लिए आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन गोल्ड किसकी है। तो जो ग्रीन गोल्ड है ये एक चाय की किस्म है। बराक घाटी किसकी महत्वपूर्ण फसल है। तो ये है धान का। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। केरल। और रबड़ कैसे मिलता है। तो ये आप देखेंगे कि जो रबड़ के पेड़ होते हैं इनसे जो दूध निकलता है उसी से रबड़ का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का वह राज्य जहाँ पे कहवा, रबड़ और तंबाकू सभी को कृषि की जाती है, सभी के लिए खेती की जाती है। तो यह कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी, कहवा, रबड़ और तंबाकू इन सभी की खेती आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन कौन सी है। बागानी कृषि तो यह है चाय, रबड़, नारियल और कहवा। अब यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो जो चाय है असम में मुख्य रूप से उगाया जाता है, जो तंबाकू है आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में तंबाकू की कृषि किसके का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पे है। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ही इसका अधिकतम क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो नारियल मतलब कि तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में कहाँ पे होता है। तो अधिकतम उत्पादन होता है वियतनाम में और इसके साथ साथ होता है भारत में। अगर पूछा जाए भारत में कहाँ पे, तो भारत में होता है केरल में। अगला क्वेश्चन कि इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं। यह है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इलायची। अगला क्वेश्चन कि भारत में काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है। तो काला सोना कहा जाता है कोयला को भी और काली मिर्च को भी, इन दोनों को काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादक। तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था। अगला क्वेश्चन कि काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पे आपने देखा कि काली मिट्टी जिसे रेंगून मिट्टी भी कहते हैं पाई जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है। तो देखिए झूमिंग और पेड़ा पद्धति एक खेती करने का तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले अगर हमको यहाँ पे खेती करनी है तो यहाँ पे जो जंगल के पेड़ है उन्हें काट दिया जाता है और उन्हें सूखने दिया जाता है। बाद में इन्हें जला दिया जाता है और यहाँ पे खेती की जाती है। बाद में 1 साल के बाद यहाँ से जगह चेंज करके अब दूसरे जगह के पेड़ों को काटा जाता है और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। फिर इन्हें जलाने के बाद अब यहाँ पे खेती की जाती है। तो यहाँ पे पेड़ों को जलाने से ये मतलब है कि जो इसमें खाद है, उर्वरक है, इसकी पूर्ति होती रहती है। तो इसे कहते हैं झूमिंग खेती। झूमिंग खेती सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो ये है नागालैंड में। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहीं पे ये खेती संभव है। अगला क्वेश्चन कि जलवासी कृषि जिन राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वो कौन कौन सी है। तो यह असम तथा झारखंड। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे सब्जियां हो या फिर जो भी मक्खन या फिर जो भी, अगर उनका हम संचय करते हैं, मतलब कि उनको रखते हैं कुछ समय के लिए, 1 दिन या फिर 2 दिन के लिए, तो जो पोषक तत्व होगा, कौन सा पोषक तत्व प्रभावित होगा।
क्योंकि सभी जो पोषक तत्व होते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो विटामिन्स का पड़ता है, क्योंकि अगर सब्जी को आप 2 या 3 दिन के बाद यूज करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको विटामिन की कमी मिलेगी। अगला क्वेश्चन कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो ये होगा टाइफाइड। मतलब कि अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं कौन से परत में उत्पन्न होती हैं? तो इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है ये इसमें जो विभिन्न जलवायु जो प्रक्रिया होती है, मौसमी होती हैं, ये सब होता है। 8 से 18 किलोमीटर तक इसका जो रेंज है ये सबसे नीचे पाया जाता है। मतलब कि जो वायुमंडल को बांटा गया है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल के रूप में, उसमें से ये क्षोभ मंडल है जो कि सबसे पहला मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि शोल्डर या फिर टांका किसका मिश्र धातु है? जो शोल्डर बनता है ये किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा को मिला करके बनता है टांका या फिर शोल्डर। अगला क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? तो इसका कारण ये है कि इसमें जो पानी हम यूज करते हैं उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और उसमें इतना हाई प्रेशर होता है कि वो खाना जल्दी बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहले आप जानिए कि अक्रिय गैस क्या होता है। तो अक्रिय गैस वो होते हैं जो किसी भी अन्य गैसों से कोई भी रिएक्शन ना करे। तो ये है रेडान जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? तो देखिए जो ये पृथ्वी की ओजोन लेयर की बात हो रही है इसे हम कहते हैं O3 और इसका काम ये है कि ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनको धरती पर आने से रोके, इसीलिए ये प्राणियों के लिए उपयोगी है। अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती पे आ जाती हैं तो कई तरह के चर्म रोगों को जन्म देगी, इसमें कैंसर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपने सुना होगा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। तो जो अपवर्तन होता है इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जो प्रकाश की किरण में इफेक्ट देखने को मिलता है इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर कोई जल ले लेते हैं आप गिलास में, तो यहाँ पे अगर इतना पानी है उसमें और यहाँ पे कोई किरण जाती है तो यहाँ पे जो लेयर के बाद ये थोड़ी मुड़ जाती है, तो इसका कारण ये है प्रकाश का परावर्तन। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? मतलब कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ये है बैगनी। अगर पूछा जाए कि सबसे हाई तरंग दैर्ध्य वाला कौन होता है, ये होता है रेड। देखिए इसका जो रूल है ये है बिबग्योर। तो यहाँ पे वायलेट हो गया, यहाँ पे रेड हो गया, और जो रेड है मतलब कि लाल है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि जो खतरे के निशान होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं उसको। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि इस मैमोनोमीटर ये क्या नापता है? तो ये नापता है ब्लड प्रेशर को, मतलब कि रक्तचाप को। अगला क्वेश्चन कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? मतलब कि सरफेस टेंशन की बात हो रही है तो इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। सरफेस टेंशन का आपने कई उदाहरण पढ़ा होगा, जैसे कि जो पानी होता है उस पर मच्छर नहीं डूबते हैं और इसका कारण है सरफेस टेंशन। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो डायनामाइट को बनाया था किसने? अल्फ्रेड नोबल ने, और इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? तो चमगादड़ के अंधेरे में उड़ने का कारण ये है कि वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है, और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनका मार्गदर्शन करती हैं, इसीलिए उसे अंधेरे में उड़ सकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसे प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये होती है आरेखित। अगला क्वेश्चन कि सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन, तो ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित मतलब कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश इस तरह आ रहा है, अगर आप इसे एक जगह पे गिराना चाहते हैं मतलब फोकस करना चाहते हैं तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा।
यहाँ पे मिस टाइपिंग है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो और उसे अगर हम जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें बदलना हो तो हम यूज करेंगे विद्युत मोटर का। मतलब कि विद्युत मोटर क्या करता है, इसमें एक तरफ से इलेक्ट्रिक जाता है और दूसरी तरफ से जो यांत्रिक ऊर्जा है निकलती है, इससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। इसके उलट अगर ये बात करें कि कौन ऐसा है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ये होता है डायनोमो। डायनोमो लगा होता है जनरेटर में, वहाँ पे डायनोमो का काम ये होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश चलाया जाता है। मतलब कि अगर ये कलर चाहिए तो आपको श्वेत प्रकाश को कैसे चलाना पड़ेगा, तो इसे चलाना होगा सफेद फिल्टर से होके। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई भी श्वेत प्रकाश से इसे हम 7 रंगों में बांटना चाहते हैं तो कैसे बांट सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो लाइट आ रहा है उसे आपको एक प्रिज्म से गुजारना पड़ेगा और प्रिज्म से गुजारने पर ये 7 रंगों में बट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन हाइपोथैलस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को भेजता है, तो ये है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कि द्रव्य पेट्रोलियम में प्रधानतः क्या होता है। मतलब जो द्रव पेट्रोलियम होता है गैस, इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय स्तर जो कि रेडियो तरंगों को बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो ये है आयन मंडल। एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो रेडियो तरंगे या फिर रेडियो उपकरण है, उपग्रह है, वो कहाँ पे है, तो ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है। जो डायनेमो होता है और डायनेमो का काम क्या होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो इसका जो आर्मेचर होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है इस्पात का। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा। देखिए जो चांद पे उसका 1/6 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान है जी, चंद्रमा पे जाके g/6 हो जाता है। तो यहाँ पे वो वजन में भी 6 से भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन कि सोना का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है, तो ये होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो सॉलिड एंगल का आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन कि इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, तो इस पे क्या असर पड़ेगा, तो ये प्लास्टिक के जैसे वर्क करने लगेगा। अगला क्वेश्चन कि किस रोग को रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका क्यों लगाया जाता है, तो जो TB होता है, TB को रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की है। लघु गणक तो ये किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन की रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो ये किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कौन विटामिन डी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये बी से रिलेटेड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि दिन के समय में पौधे क्या छोड़ते हैं। देखिए दिन के समय में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इसके उलट रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी की रक्षा करती हैं किससे, तो जो ओजोन है, ओजोन परत, ये पराबैंगनी किरणों को धरती पे नहीं आने देता है। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सबसे पहले ये 1913 में दिया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और सबसे बाद में अभी अभी मिला है कैलाश सत्यार्थी को। अगला क्वेश्चन कि शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है। जो एनीमिया होता है इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तो यहाँ पे आपको एनीमिया हो सकता है, या ब्लड से रिलेटेड एक रोग है। अगला क्वेश्चन कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। नींबू में पाया जाने वाला तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। देखिए नींबू खट्टा होता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें अधिकतर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय हवा का सबसे अधिक क्या होता है, मतलब कि जो वायुमंडल में हवा हम देख रहे हैं
जो जिसको हम महसूस कर रहे हैं उसमें सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक है इसमें नाइट्रोजन, कितना, तो 78%। उसके बाद क्या है, तो ऑक्सीजन, कितना, तो 21%। यही दोनों मिला के लगभग 99% हो जाते हैं। बाकी जो 1% है उसी में बाकी चीजें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहॉल किसके किसके मिश्रण से बनता है, तो पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाने पर क्या बनता है, गैसोहॉल। अगला क्वेश्चन कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होती है तो आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको चश्मे की जरूरत पड़ जाएगी या फिर और भी आंखों के रोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। बात हो रही है खोखला गोला की, तो इसके अंदर कहीं भी विद्युत जो क्षेत्र होगा उसका मान होगा 0, मतलब कि कुछ नहीं। आगे बढ़े तो अगला है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को किस तरह रख के पाठ्यांक लेने के लिए कहा जाता है। तो अगर स्प्रिंग से नियंत्रित कोई भी उपकरण है तो उसे हमेशा प्रयोगशाला में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसे ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता से किस तरह होता है, तो ये होता है ठीक 90 डिग्री के द्वारा होता है। जो एक प्रेरित होता है विद्युत परिपथ में वोल्टता के 90 डिग्री पे होता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या है, मतलब कि कार्बन का ही रूप हो, बस उनमें जो क्वालिटी हो अलग अलग हो, यह है हीरा और ग्रेफाइट। आप देखेंगे कि ये दोनों कार्बन के एक रूप है, मतलब कि जब ये दोनों कार्बन के रूप है तो इसे हम अपरूप कह सकते हैं कार्बन का। तो हीरा को आप जानते हैं, और ग्रेफाइट मतलब कि जो पेंसिल में लेड यूज होता है वो ग्रेफाइट का होता है या विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये है फीमर, ये जांघ की हड्डी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है और ये कहाँ पे पाई जाती है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 206, और ये बात हो रही है 18+ की, मतलब कि जब जो उम्र है करीब 15 से अधिक हो जाती है तब की। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो जो लंबी दूरियां नापनी होती है उसको हम नापते हैं किसमें, प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश वर्ष में अगर 3.26 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है पारसेक के बराबर। ये भी कभी कभी पूछा गया है कि पारसेक किसका मात्रक है, तो ये भी दूरी का ही है। अगला क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था एंडरसन के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए दूसरा क्वेश्चन कि अब आप बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ऑप्शन 6 से शुरू होगा उनका नाम। अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिकतम किस डिग्री पे होता है, तो ये होता है 4 डिग्री तापमान पे जो पानी है वो अधिकतम घनत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के रूप में, तो ये है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पे सौरमंडल से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो ये है शुक्र, क्योंकि पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है और जो शुक्र है 225 दिनों में एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन कि अस्थियों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, अस्थियों मतलब कि हड्डियों का, तो इसे कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत बताइए, मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता हो, तो यह है सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन में अगर आप प्रोटीन की बात करें तो 42% पाया जाता है। सोयाबीन मतलब कि सोया रीजन, और ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को सोया रीजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं निर्वात में, मतलब कि अगर एक रूम है और आप इसमें से सारे हवा निकाल दें, इसे आप निर्वात कर दें, तो इसमें जो आपकी आवाज़ है इस कोने से इस कोने तक नहीं जा पाएगी। अगला क्वेश्चन कि रक्त के प्रेशर को, मतलब कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है स्फेगमैनोमीटर। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए अधिक उपयोग क्या है, मतलब कि अगर हमको विद्युत चुंबक बनाना है तो हम किस चीज को विद्युत चुंबक बना सकते हैं, ये होता है सॉफ्ट आयरन, मतलब कि मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है,
ये बात हो रही है रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के कनेक्टेड की, तो ये होता है मेनिंजाइटिस, ये एक रोग है। अगला क्वेश्चन कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक मतलब कि ये पूरे दुनिया में यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, तो ये होता है किलोग्राम, मतलब कि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किलोग्राम या फिर ग्राम में ही कन्वर्ट करते हैं या फिर नापते हैं। अगला क्वेश्चन कि पौधों और जीवों के स्थान पे वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बायोजायोग्राफी। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल एक राशि है, किस तरह की राशि है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। देखिए राशियां खास करके दो तरह की होती हैं, एक अदिश एक सदिश। सदिश का मतलब ये होता है कि उसमें उसका रिजल्ट तो हो, इसके साथ साथ उसमें कोई डायरेक्शन बताया गया हो, मतलब किसी दिशा के बारे में बात हो, तो इस तरह की राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। इसके उलट जो अदिश राशियां होती हैं उनमें हमेशा केवल एक मान होता है, उनमें कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो जो एक क्षेत्रफल है ये एक अदिश राशि है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन की खून की कमी होती है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा एनीमिया। और अगला क्वेश्चन की भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो परमाणु भट्टियां होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन है जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो अभी हमने बताया विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12। B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन कि आवेश की मात्रक क्या होती है, आवेश की मात्रक तो ये होता है एम्पियर सेकेंड, मतलब कि जो आवेश होता है उसे आप एम्पियर सेकेंड में काउंट करते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो ये दिखता है काला, लेकिन हमें नीला क्यों दिखता है, तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जो इसमें धूल के कण उड़ रहे हैं उनमें प्रकाश टकरा करके जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो हमें ये जो हमारा आसमान है वो नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को ये काला दिखता है क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कुल जल मीठे पानी का भंडार कितना है, देखिए ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, इसे स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता नापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो दूध की अगर शुद्धता नापनी हो कि कितना शुद्ध है तो इसे हम लैक्टोमीटर से नापते हैं। शोरगुल को किससे नापते हैं, मतलब कि यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, एक मनुष्य कितना शोर सहन कर सकता है, कितना से ज़्यादा होगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि उसका सर में दर्द हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादा साउंड होने पे हमें सर दर्द हो जाता है, तो इस तरह जो भी शोरगुल होता है, साउंड होता है, उसका लेवल नापते हैं हम डेसिबल में। अगला क्वेश्चन कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, ये होता है CH4, मतलब कि मेथेन, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। अब आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए टीबी का आविष्कार किसने किया था। टीबी का आविष्कार, ऑप्शन का आपका जो उत्तर है जे से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि मधुमेह का रोग किसके अभाव से होता है, मतलब कि आपने सुना होगा शुगर, तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। जो खट्टे फल हैं अगर इनका यूज आप कम करते हैं तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूर्य ग्रहण तभी होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पेसमेकर किससे संबंधित है, तो ये है हृदय से रिलेटेड, जो आपका हार्ट है इससे पेसमेकर रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों, तो क्योंकि ये दोनों भले ही एक कार्बन के अपरूपक हैं, ये दोनों कार्बन के ही अपरूपक हैं, लेकिन इनकी जो परमाणु संरचना है ये अलग अलग है। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो प्राकृतिक बहुलक होता है रबड़। अगला क्वेश्चन कि अगर कच्चे फलों को पकाना है तो आप किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए आपको एसिटिलीन गैस यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राकृतिक मोम होता है या फिर लाख होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये कीड़ों के स्राव से प्राप्त होता है मोम और लाख। अगला क्वेश्चन कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, जो कार की बैटरी होती है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय की नियंत्रित करने वाले
कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया होती है, तो ये नियंत्रित किया जाता है अबटू ग्रंथि के द्वारा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का ही क्यों, क्योंकि इसका तापमान अधिक होने पर भी ये जल्दी गले ना। अगला क्वेश्चन कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। कभी कभी पूछा गया है कि जो मानव नेत्र है उसमें किस तरह का लेंस पाया जाता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है, मतलब कौन कौन से प्रदेशों की जो ये गंडक परियोजना है। और आपको पता है कि जो इस तरह की परियोजना बनाई जाती हैं इंडिया में, उनका दो ही मतलब कि एम होता है। पहला कि मतलब कि सिंचाई किया जा सके, और दूसरा इनसे जो भी बड़ी बड़ी परियोजना है जिनसे विद्युत उत्पादन होता है। तो जो गंडक परियोजना है इससे दो स्टेटों को खास रूप से फायदा हो रहा है, इसलिए इसे संयुक्त परियोजना भी कहा जाता है। ये स्टेट है बिहार तथा उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे कि ये जो गंडक परियोजना है जो कि गंडक नदी पर है, ये परियोजना से एक दूसरे देश का भी फायदा होता है, ये है नेपाल। तो कहें तो इस तरह आप इसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों का फायदा होता है, लेकिन इसे अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होगा, मतलब लाभ मिलेगा। तो जो ये किसाऊ बांध परियोजना है इससे भी दो स्टेटों को फायदा होगा, ये है यूके यानी कि उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है, तो यह है शिव समुद्रम। अब ये किस नदी पे है, तो यह है कावेरी पे। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है। देखिए इस समय जो भी हम वीडियो कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन लगभग भूगोल से लिए गए हैं, और हमने कई तरह के चैप्टरों के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जो बबली प्रोजेक्ट है ये है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक तारापुर है परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी, और ये सबसे पहले इंडिया में बनने वाला परमाणु रिएक्टर है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि का इतिहास ये किसके द्वारा लिखा गया था। भारतीय कृषि का इतिहास, तो ये लिखा गया था MS रंधावा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि यदि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो ये हुई थी सन 1960 में। सन 1960 में यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी पहली बार। अगला क्वेश्चन कि यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 14% से कम। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, आर्द्रता के बारे में, मतलब कि उसमें नमी के बारे में। अगर आप सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहें तो जैसे कि जो भी अनाज होता है, जैसे अगर गेहूं के आप बीज ले लें या फिर धान ले लें, तो इसमें नमी होती है कटाई के समय, क्योंकि वो ताज़ा अभी खेत से आया होता है। और कभी कभी इसे हम संग्रहित कर देते हैं तो इसमें से ढेर सारे भाग खराब हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप गांव से हैं तो आप देखे होंगे कि इन्हें सुखा करके तब संग्रहित किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्हें संग्रहित करें और ये खराब ना हो, तो इनमें जो नमी की मात्रा है कितनी होनी चाहिए, तो इनमें जो नमी की मात्रा है 14% से कम होना चाहिए। अब आप इसका जो नमी वाला फॉर्मेट है इसे देखेंगे कि अगर यही जो टाइम है कटाई का समय, वहाँ पे इनका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये 6 महीने बाद इनका वेट कम होने लगता है। तो सारा इस जो आर्द्रता है इसी का खेल है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये संग्रहण के पश्चात मतलब अच्छा रहे, तो 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है। तो यहाँ पे देखिए बुआई क्षेत्र है लगभग 47%, वन है 23%, और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं जिसमें कि आपकी फैक्ट्री या फिर लोग, ये सब है लगभग 30%। अगला क्वेश्चन है कृषि में युग्म में पैदावार का आशा है। तो देखिए कृषि में युग्म मतलब होता है डबल। तो अगर विभिन्न मौसमों पे 2 फसल उगा सकते हैं आप, तो इसे कहेंगे युग्म पैदावार। कई जगह होता है जहाँ पे लोग विकसित हैं खेती को लेकर, वहाँ पे एक मौसम में 2 बुआई हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि मिश्रित खेती का विशेषता क्या है। तो मिश्रित खेती का विशेषता ये है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। तो खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन भी करते हैं तो इसे कह सकते हैं मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। तो जो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है यह है सिक्किम में।
अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना तो यह है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी है लखनऊ और जो कि चिकनकारी के लिए जाना जाता है और इसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि दुल्हत्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कौन सी नदी पे स्थित है? दुल्हत्ती हाइड्रो पावर स्टेशन मतलब यहाँ से पावर बनाया जाता है, तो यह है चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन कि तिलैया बांध कौन से नदी पे स्थित है और कहाँ स्थित है? तिलैया बांध तो देखिए सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। जो तिलैया बांध है ये है बराकर नदी पे और कहाँ पे है? तो झारखंड में है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो रांची। अगला क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे है? ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन कि भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है? तो ये है धान। मतलब कि आप देखेंगे कि धान का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है तो ये होता है इंडिया में, और इंडिया में अगर बात करें तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन, और उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये आज का प्रश्न ये है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? आपको बता दें कि आपको बताना है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो आपने कई बार सुना होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे अधिकतर लोग खेती केवल इसलिए करते हैं ताकि जीविका चल सके, मतलब कि यहाँ पे खेती को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 76% खेती होती है ये केवल खाने वाले फसलों को उगाया जाता है। केवल 24% खेती पर ही नकदी फसलें उगाई जाती हैं। नकदी मतलब कि जिनको अगर हम उनको उगाते हैं तो उन्हें हम तुरंत बेच सकें और हमें अच्छा खासा पैसा मिल सके। लेकिन यहाँ पे हम क्या उगाते हैं? तो गेहूँ, जिनको हमको ही यूज करना होता है। मतलब गेहूँ आपने देखा होगा गांव में जो भी गेहूं होता है उसका एक हिस्सा हम बेचते हैं, बाकी हिस्सा हम अपने यूज के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम भी है। तो सबको देखते हुए यहाँ पे जो कृषि है यह केवल एक जीविकोपार्जन का साधन बन चुकी है, केवल आप इससे जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र है, इनकी संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, तो इनकी संख्या है 20। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पे भारतीय कृषि के संदर्भ में देखिए इस तरह ये जो भी क्वेश्चन है परीक्षा से लिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन था, इसमें से जो सही ऑप्शन है यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होती है। तो भारत में दालों की अधिकतम खेती कहाँ पे होती है? तो ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। वैसे आपको बता दें कि ये है मध्य प्रदेश, जिसे हम सोया रीजन भी कहते हैं, सोया रीजन। अगला क्वेश्चन कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। रासायनिक उर्वरकों के मतलब जहाँ पे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक यूज की जाती है, तो यह है उत्तर प्रदेश और दूसरा है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि सुंदरी का वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरी का वृक्ष तो यह है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ही एक सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? तो ये था GBPAU पंतनगर। कब बना था? तो 1960 में। अगला क्वेश्चन कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जो जीवन रक्षक या फिर बचाव सिंचाई है यह है PWP सिंचाई। अगला क्वेश्चन कि प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता से भरी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रकृति पर निर्भरता, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में कई जगह आज भी 100% लोग प्रकृति पर निर्भर हैं। जैसे कि अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे जो फसल होती है धान की खराब हो जाती है। उत्पादकता का निम्न स्तर, सबको ये है कि मतलब जितना ज़्यादा उत्पादकता होगी ये हमारे लिए फायदा होगा।
फसलों की विविधता, तो मतलब कि यहाँ पे कई तरह की फसल उगाई ही जाती है। बड़े खेतों की प्रधानता, तो ये जरूरी नहीं है कि भारत में हर जगह के किसान बड़े खेत वाले ही हों। कई जगह किसान के पास केवल उतनी ही भूमि है जितने में वो अपना जीविकापार्जन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भू ज्योति का आकार में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। मतलब कि भारतीय कृषि में जो कम उत्पादन होता है इसका कारण इसमें से क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और ये है 4, तो इनमें से है सहकारी कृषि। अगला क्वेश्चन कि भारत में संकाय मतलब कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत कहाँ पे पाया जाता है, तो यह है राजस्थान में। और भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में आगे आने वाला राज्य कौन सा है। ठेकेदारी कृषि, तो ये है पंजाब। आप देखेंगे कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो गेहूं है इसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। बशर्ते ये उत्तर प्रदेश से छोटा है इसलिए उत्तर प्रदेश इतना उत्पादकता नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ये कम क्षेत्र में ही ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित खेती में क्या सन्निहित है, तो यह है समेकित कीट प्रबंधन। मतलब कि अगर आप सही से खेती करना चाहते हैं तो आपको कीट प्रबंधन भी करना होगा, क्योंकि उसमें जो भी रोग लगेंगे उसके लिए हमें अलग से दवा, पदार्थों की आपूर्ति और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन भी करना होता है। आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन है कि भारत में चावल की खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो देखिए अगर उत्पादन पूछा जाएगा तो वह है वेस्ट बंगाल, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र है तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सा है। मतलब कि देखिए क्या होता है कि जब हम एक फसल की बुआई करने के बाद उसे काट देते हैं तो खेत 2-3 महीनों के लिए फ्री हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई के बाद जब खेत फ्री रहता है तो इसकी अगर उर्वरकता बढ़ानी है तो इसमें हम एक हरी खाद के पौधे लगाते हैं और ये होता है ढेंचा का। आप शायद देखे हों, ये पौधा बड़े बड़े होते हैं और इसे लगा दिया जाता है इसमें, और ये जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर इसमें ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर दी जाती है। ये पौधा इसी में दब जाता है, सड़ जाता है और इससे क्या होता है कि यह एक खाद बन जाता है जिसे हम हरी खाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो पौधा यूज किया जाता है इसे कहते हैं ढेंचा का पौधा। अगला क्वेश्चन कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। जो संतुलित उर्वरक है इसको प्रयोग किए जाने का क्या मतलब है, तो देखिए खेत है या फिर जो भी फसल है उसमें कई तरह के रोग हैं, कई तरह की कमियां होती हैं मिट्टियों में, नाइट्रोजन की कमी, उर्वरक की कमी, पोटास की कमी। तो हर चीज की कमी के लिए आपको अलग अलग मतलब कि हर एक उर्वरक का यूज करना होगा एक संतुलित रूप में। पता चले कि अगर कमी है नाइट्रोजन की और हम उसमें पोटास डाल रहे हैं तो उससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पे इंडिया में जरूरी है कि आपको संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना और विदर्भ, विदर्भ मतलब कि महाराष्ट्र से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पे है। तो विदर्भ देखिए ये महाराष्ट्र के लिए जो क्रिकेट टीम खेलती है उसे हम विदर्भ का टीम कहते हैं और ये आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सबसे अधिक होता है उत्पादकता तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। मतलब कि ये भौम जल की बात हो रही है जो जल आपके जमीन के अंदर है। जैसे कि एक जगह हम 80 फीट अगर बोरिंग कराते हैं तो वहाँ पे जल निकल जाता है, कहीं पे यही बोरिंग 200 फीट कराने पर भी हमें पानी नहीं मिलता है, तो ये भौम जल है और यह सबसे बेहतर है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे इसकी कंडीशन बहुत खराब है, जैसे कि अगर आप बुंदेलखंड के साइड जाते हैं। अगला क्वेश्चन की सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई। मतलब कि भारत में जो कृषि क्रांति आई किसके द्वारा आई, तो ये लाई गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। और ये क्वेश्चन तो मतलब कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन अगेस्ट बोरलाग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो देखिए अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए आपको और मतलब कि ऑल ओवर में, तो ये है नॉर्मन बोरलाग जो कि अमेरिका में थे, और इंडिया में अगर पूछा जाए तो ये है MS स्वामीनाथन। तो विश्व में अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे नॉर्मन E बोरलाग, और अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन।
तो देखिए वही सब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या मतलब है। तो देखिए हरित क्रांति से ये मतलब है कि कम मेहनत में ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया फसल का उत्पादन किया जा सके। क्योंकि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले के समय लोग इतनी बड़ी खेती होने के बावजूद भी इतने फसल नहीं होते थे कि सबको भरपेट भोजन मिल सके। सब लोग भरपेट भोजन ना मिलने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद धरती तो बढ़ी नहीं, उल्टे लोग ही बढ़ते गए, और जो भी उस समय कृषि के लिए पर्याप्त धरती थी अब कम ही होती जा रही है। फिर भी इतना ज़्यादा पैदावार हो रही है कि सबका पेट भर जाता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये हुआ हरित क्रांति आने के बाद ही, और उसका श्रेय मिलता है भारत में MS स्वामीनाथन को, और मतलब कि विश्व में बात करें तो ये है नॉर्मन ई बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन कि बीज ग्राम संकल्पना मतलब कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो मतलब कि इसका वर्णन करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें कैसे बीज को लगाना है, उन्हें कैसे समुचित समय पे उनका ध्यान देना है। तो ये सब जो बीज ग्राम संकल्पना है मतलब कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट, इसके तहत बताया जाता है। एग मार्क क्या है। तो एग मार्क मतलब कि ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। मतलब कि अगर एग मार्क का सिंबल लगा है तो आप ये मान सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बेहतर है। अगला क्वेश्चन कि हरित क्रांति कई कृषि व्यूह रचना की परिणाम थी जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ हो गई। तो ये 7वें दशक के दौरान शुरू हुई और 20वीं सदी में ये प्रारंभ हो गई। अगला क्वेश्चन कि पूसा नदी गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा। तो ये है एक गेहूं की प्रजाति। UP 308 ये भी एक गेहूं की प्रजाति है। देखिए गेहूं की प्रजातियां होती हैं कई तरह के। अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मतलब धान के कम से कम 10-20 प्रजातियों दुकानदार रखा है, तो उसमें सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। तो देखिए पूसा सिंधु गंगा ये गेहूं की है, UP 308 ये भी गेहूं की है। अगला क्वेश्चन कि गेहूं का फसल रोग कौन सा है। तो गेहूं पे एक रोग लगता है, इसका नाम है रस्ट। कल्याण सेना ये किसकी एक किस्म है, तो ये है गेहूं की। और अगला क्वेश्चन कि गेहूं की अधिक पैदावार वाली फसलें कौन कौन सी हैं किस में, तो ये है अर्जुन और सोनालिका। ये जो दोनों किस्म है गेहूं की हैं और इनका मतलब बेनिफिट ये है कि इनमें पैदावार अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सा है। 2 फसली मतलब 2 बार फसल उगाने के लिए अरहर की, तो ये है UP AS 120। अगला क्वेश्चन की ट्रीटी केल जिन 2 के बीच में संकर मतलब कि क्रॉस बनाता है वो कौन कौन है। देखिए संकर का मतलब कि 2 फसलों को ऐड करके जब तीसरा फसल निकालते हैं तो उसे हम संकर कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो ये है ट्रीटी केल मतलब ये गेहूं और राई को ऐड करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मोटे अनाज जैसे कि दलहन गेहूं तथा तिलहन में हरित क्रांति में किसका फायदा हुआ। तो ये हुआ हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा हुआ गेहूं का। अगला क्वेश्चन युवा फसल जिसको हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ मिला, तो अभी आपने देखा ये गेहूं था। और स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति किसके उत्पादन में हुई, तो ये हुई गेहूं के। और क्यों हुई, क्योंकि हरित क्रांति इंडिया में भी आ गई थी। और हरित क्रांति में प्रमुख फसल क्या था, तो ये था गेहूं। कुल मिला के इस पेज पे यही बताया गया है कि हरित क्रांति में जो बेस्ट फसल था ये था गेहूं। अगला क्वेश्चन कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो इंद्रधनुषीय में आप देखेंगे कि 7 रंग होते हैं, मतलब कि सभी क्रांतियां सम्मिलित हैं। जैसे कि इसमें 5 से 7 उत्पादन है जिसको कि इंद्रधनुषीय क्रांति से रिलेटेड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सुमिलित किया गया है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि खाद्य उत्पादन का मतलब कि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन का मतलब कि श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन का मतलब कि नीली क्रांति, उर्वरक का मतलब कि भूरी क्रांति, उद्यान कृषि का मतलब कि सुनहरी क्रांति। ये देखिए इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और आज के लिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन, जो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो मांस उत्पादन होता है इसको किस क्रांति के बीच में रखा गया है, मांस उत्पादन। अगला क्वेश्चन कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। और अगला कि 0 टिल बीज एवं उर्वरक डील विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, जो कि बना था 1960 में
सबसे पहले भारत में बनने वाला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। लेकिन जो औसत सीमा है ये पंजाब की है, क्योंकि पंजाब कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का। अगर आपसे ये धान पूछा जाए तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कि महिष सुगंधा ये किसकी प्रजाति है, तो ये है धान की। अगला क्वेश्चन कि भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, मतलब कि किस किस में प्रथम स्थान है, तो गेहूं, आलू और गन्ना, इन तीनों में जो उत्तर प्रदेश है ये 1 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन कि गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो यह है सोनारा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है, बौनेपन का, तो यह है नोरिन 10। अगला क्वेश्चन कि मकरोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए, मतलब कि अगर वहां पर सिंचाई कम है तो आपको ये वाली किस्म का यूज करना चाहिए। देखिए इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि राज 3037 किसकी प्रजाति है, तो यह है एक गेहूं की। अगला क्वेश्चन कि रबी की फसल की बुआई कब होती है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और इसमें अगर बात करें तो ये होता है गेहूं, जो गेहूं के साथ बोए जाते हैं सब रबी में काउंट किए जाते हैं। और देखिए इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन दे दीजिएगा गेहूं, धान और 2 ठे, और पूछा जाएगा कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल हो जाएगी धान। रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूं। जायद की फसल मतलब कि जो गर्मी के समय में बोया जाता है, जैसे कि खीरा है या फिर इस तरह की जो भी फसलें हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है। गेहूं की अच्छी आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है, तो गेहूं के लिए देखिए मध्यम वर्षा चाहिए, ज़्यादा वर्षा भी नहीं चाहिए, मध्यम ताप चाहिए। तो गेहूं देखेंगे आपकी ठंडे के दिनों में इसकी बुआई होती है, खास करके उत्तर भारत या फिर पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें मध्यम ताप और मध्यम वर्षा भी चाहिए, और ये जो मध्यम वर्षा है ये पूरा हो जाता है ओस से, मतलब कि उत्तर भारत में आप देखेंगे कि उस समय ओस पड़ती है, तो ये मध्यम वर्षा उसी से कवर हो जाता है, और इसकी सिंचाई भी करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं, इनमें से नकदी फसल कौन नहीं है, तो ये है गेहूं। देखिए इसमें से नकदी फसल के बारे में बात करें तो कपास और जूट, गन्ना, ये तीनों नकदी फसल है, क्योंकि अगर कपास को आप उत्पादन करते हैं तो इसे आप खुद यूज नहीं कर पाएंगे, इसे आप बेचेंगे ही। जूट भी है उसी तरह से बेचना पड़ता है, गन्ना भी है इसी तरह, देखेंगे आपकी जो गन्ना है उसे हम मिल को दे देते हैं, जो गन्ना मिल है। लेकिन गेहूं में वही प्रॉब्लम है कि जितना हम उगाते हैं उसका कुछ भाग बेचते हैं, कुछ भाग रख लेते हैं, तो जिस चीज़ का हम पूरा बेच दें उसे हम नकदी फसल कहते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि 76% पे आज भी हम खाने वाले फसलों को ही उगाते हैं, केवल 24% ऐसा है जहाँ पे हम नकदी फसल उगाते हैं, जैसे कि जूट, कपास। अगला क्वेश्चन कि नकदी फसल कौन कौन से है, कपास है, गन्ना है, केला है। अगर आप पूरा अधिकतर मात्रा में केला का उत्पादन करेंगे तो आप खुद तो सभी खा नहीं जाएंगे, आपको बेचना ही होगा। अगला क्वेश्चन कि 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है, तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है पंजाब। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट, तो ये बीमारी है गेहूं की, और धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, तो खरीफ की फसल का मतलब क्या है, तो ये जून में बोई जाती हैं, मई जून में। तो ये है कपास, मूंगफली, धान, मतलब धान के साथ जो भी बोया जाए ये खरीफ में आ जाएगा, गेहूं के साथ जो भी बोया जाए ये रबी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु कितनी होनी चाहिए, तो चावल मतलब कि धान होता है, और धान की खेती के लिए पानी का होना जरूरी है, उतना ताप भी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर, और तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन कि मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन, इनमें से खरीफ की फसल कौन कौन सी है। देखिए सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इनमें से है सोयाबीन, और सोयाबीन के लिए मतलब सोया रीजन के लिए जाना जाता है एमपी को। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से हैं, तो यह है चावल, क्योंकि चावल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप चल जाएं पूर्वी क्षेत्रों में, खास करके वेस्ट बंगाल, असम, तो यहाँ पे उनका मतलब कि मेन खाना है चावल। अगला क्वेश्चन कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है, तो यह है चावल ही। क्वेश्चन है कि विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। फलों के उत्पादन में सामूहिक रूप से पूछा गया है, यहाँ पे किसी भी
फल का नाम नहीं दिया गया है, तो फलों के उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पटसन, जूट या फिर धान, इन तीनों के लिए जो पश्चिम बंगाल है सबसे एक नंबर पे है ऑल ओवर इंडिया में। अगला क्वेश्चन कि भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्रित कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। मतलब कि अभी हमने आपको बताया कि जूट, पटसन और धान, इन तीनों का सर्वाधिक मतलब उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कि गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग कौन सा है? तो यहाँ पे गंगा के निचले मैदानों की बात हो रही है, तो यहाँ पे धान और जूट अधिक मात्रा में बोया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो धान है इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी कम बारिश होने की वजह से जब ये नदी के किनारे होता है तो इसकी सिंचाई आसानी से हो जाती है। इसी तरह जूट भी है, तो धान और जूट दोनों के लिए अधिकतर पानी की आवश्यकता होती है, तो गंगा के निचले मैदानों में धान और जूट की अधिकतम बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है त्रिची में। अगला क्वेश्चन कि भारत में खाद्यान्नों को उनके उत्पादन, मतलब कि ये जो उत्पादन है ये मिलियन टन में है। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। इसका सही ह्रासमान क्रम, मतलब कि घटते हुए क्रम में क्या है? तो सबसे पहले चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज और उसके बाद दाल। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो चावल होता है। चावल मतलब कि धान से होता है, और उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज और उसके बाद दाल। तो देखिए जो चावल होता है जो धान से निकाला जाता है, तो धान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो वेस्ट बंगाल में। उसी तरह गेहूं सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में। दाल कहाँ पे सबसे अधिक होती है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली और नमक के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो देखिए यहाँ पे नमक से आपको देखना चाहिए कि नमक का उत्पादन वहीं पे होगा जहाँ पे समुद्र नजदीक में हो। तो यहाँ पे कपास पश्चिम हिस्से में उगाया जाता है, तो नमक और कपास ये दोनों गुजरात में है, यानी कि मूंगफली भी गुजरात से उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि हरित बाल रोग किसमें पाया जाता है? हरित बाल, तो ये पाया जाता है बाजरे में। अगला क्वेश्चन कि भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मतलब कि ऐसे राज्यों का नाम बताना है जो कि मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हों। तो पहले नंबर पे है कर्नाटक, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पे बिहार, जिसमें से मध्य प्रदेश को सोया रीजन कहा जाता है। और इसको सोया रीजन कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे दाल का अधिकतम उत्पादन होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और सोयाबीन में जो प्रोटीन का मात्रा होता है ये होता है 42%। अगला क्वेश्चन कि शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये किसकी अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं? मतलब कि देखिए हम कुछ फसलों को किसी और फसल से जो अनुवांशिकी करा करके कोई तीसरा फसल उगाते हैं, तो जो शक्तिमान 1 है और शक्तिमान 2 है ये मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। केसर के उत्पादन के लिए जम्मू एंड कश्मीर को जाना जाता है। यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि केसर के उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा कौन देता है? तो ये है कश्मीर। अगला क्वेश्चन कि वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, मतलब कि ऐसा पौधा का नाम बताइए जिसमें पौधा को ही रोपा जाता है। तो ये है प्याज। आपने देखा होगा कि प्याज के बीज डालने के बाद जब प्याज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसे फिर से वहां से निकाल करके फिर से इसे जमीन में दूर दूर पे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है ये कौन कौन सा है? तो यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि एक बार धान बोया जाएगा, धान काटने के बाद गेहूं बोया जाएगा, और इसी समय मक्का भी बोया जाता है। यहाँ पे इसके अलावा और फसल आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो यहाँ पे एक फसल और अधिक मात्रा में मिलती है, वो है गन्ना। तो गन्ना एक चक्र में नहीं आती है, कारण है कि इसके लिए कभी कभी 12 और उसके बाद 18 महीने का वक्त भी लग जाता है।
अगला क्वेश्चन कि भारत में जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, मतलब कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और रिपीटेड होने का कारण ये है कि जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया परीक्षा में उसे उतने तरह से यहाँ पे लिखा गया है। जो क्वेश्चन जितने बार रिपीटेड है आप ये जानिए कि वो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और वो उतना ही बार पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि जूट, पटसन और धान इन तीनों के लिए बेस्ट है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी है, वर्ष भर मतलब कभी भी, तो ये है मक्का। और अगला क्वेश्चन कि मक्का की फसल को पकने की अवधि क्या है, तो ये है 110 दिन। जो C4 पौधा होता है ये किसका है, तो ये है मक्का का। अगला क्वेश्चन कि ललित उन्नत किस्म किसकी होती है, ललित उन्नत ये एक मतलब कि प्रजाति का नाम है, तो ये है अमरूद की। अगला क्वेश्चन कि केले का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है, तो केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कि भोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भोरलाग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो ये है फुकरी चिपसोना 2। और अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। यह फसल कौन कौन सी है, मतलब कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये इसने एक लक्ष्य बनाया है कि इन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। तो कौन कौन सी फसलें हैं, तो यह है चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा और चारा की फसलें। देखिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये कृषि के लिए कार्य करता है और ये देखता है कि मतलब कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भागीरथी घाटी ये है राजमा और आलू की खेती, तो इसका श्रेय मिलता है विल्सन को। अगला क्वेश्चन कि सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन स्थान है, तो यह है द्वितीय। और यहाँ पे अगर पहला स्थान की बात करें तो कौन है, तो यह है चाइना। अगला क्वेश्चन कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो यह है सिंधु। अगला क्वेश्चन कि आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। देखिए क्रॉस का मतलब क्या है कि एक प्रजाति ए है उसी की प्रजाति बी है, तो एक ऐसी प्रजाति बनाया जाए इन दोनों को जोड़ करके जिनमें इन दोनों के गुण हो, मतलब कि इसके कुछ अच्छे गुण भी हो इसके भी अच्छे गुण हो, तो इस तरह को हम क्रॉस बोलते हैं। तो ये दशहरी और नीलम इन दोनों को क्रॉस करके बनाया गया है आम्रपाली। ये किसकी प्रजाति की बात हो रही है, तो आम की। अगला क्वेश्चन कि आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो ये हैं दशहरी 51, बंगलोरा और जिसको तोतापरी भी कहते हैं, नीलम और आम्रपाली। ये आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग इसे लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कि वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। निर्वाह मूलक तो ये होता है मोटा अनाज तथा चावल। अगला क्वेश्चन कि अदरक का तना जो मिट्टी में होता है खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है। मतलब कि जो अदरक का भाग आप देखते हैं जो कि मिट्टी में होता है, इसमें जो मिट्टी में होता है जो खाद का संग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकंद। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। मतलब कि कहाँ पे मवेशियों की संख्या अधिक है, तो ये है बिहार में। बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में जो लोग हैं उनका जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और यहाँ पे मवेशियों का घनत्व भी अधिक है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि कम मतलब जगह में ज्यादा लोग रहे तो वहाँ पे घनत्व ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जितने भी गाय या फिर बैल पाए जाते हैं पूरे भारत में, इसका 1/3 मतलब कि 33% भाग केवल 3 राज्यों में ही पाए जाते हैं। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो ये है जमुनापरी। ये भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन कि थारपकर प्रजाति की गाय पाई जाती है कहाँ पे, थारपकर तो ये पाई जाती है राजस्थान में जिसकी राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है तो इसे कहते हैं साहिवाल। साहिवाल गाय की एक ऐसी नस्ल है जो कि अधिक दूध देती है।
अगला क्वेश्चन कि विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है प्रथम, मतलब कि भारत का स्थान विश्व में जितने भी दूध उत्पादन होते हैं उनमें पहले नंबर पे है। और ये जो दूध उत्पादन है ये कब से बढ़ा? तो जो एक ऑपरेशन फ्लड अपने यहाँ लाया गया था, इसी से ये दूध का उत्पादन बढ़ाया गया। और इसका जो हिंदी में नाम है श्वेत क्रांति कहते हैं। और इसके जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन से स्टेट में होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि देश का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? जैविक, तो यह है सिक्किम को। और PBW 343, DBW 17 ये किसकी प्रजातियां हैं? तो ये दोनों हैं गेहूं की। अगला क्वेश्चन कि धान की खैरा बीमारी के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? मतलब अगर धान में खैरा बीमारी हो जाती है तो इसे सही करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? तो ये होता है जिंक सल्फेट। अगला क्वेश्चन कि भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? मतलब कि भारत में ऐसे राज्यों का नाम बताना है जो सबसे अधिक आम का उत्पादन करते हों। तो ये है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कि विश्व में फल के उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? मतलब कि जो भी विश्व भर में फल होता है उसमें से कितना परसेंटेज इंडिया उत्पादित करता है? तो ये है 15%। स्टॉक फार्मिंग का क्या मतलब है? तो जो पशुओं का प्रजनन होता है इसी से रिलेटेड होता है स्टॉक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन कि भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य कौन कौन से हैं? मतलब कि भारत में जो भी कोयला पाया जाता है ये कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है अधिक मात्रा में? तो संपन्न पूछा गया है, तो ये है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? मतलब कि सबसे अधिक कोयला मिलता हो वहाँ पे, तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद से मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन कि कुंद्रेमुख ये किससे संबंधित है? कुंद्रेमुख, तो ये है लौह अयस्क से। और लौह अयस्क मतलब कि ये बॉक्साइट से मिलता है। अगला क्वेश्चन कि वह भारतीय राज्य जहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। अयस्क मतलब ये होता है कि जो चीज़, जैसे हम ये जो लोहा देख रहे हैं ये धरती से इसी रूप में नहीं निकलता है, तो ये धरती में जिस रूप में पाया जाता है उससे हम अयस्क कहते हैं। तो जो लौह अयस्क है ये पंजाब में नहीं पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा इसकी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये एक एरिया का नाम है नाथरा की पाल, तो राजस्थान में है, तो यहाँ पाया जाता है लौह अयस्क। अयस्क मतलब कि कोई भी चीज जिस रूप में धरती में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए श्वेत क्रांति का मतलब है कि दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति लाया गया था। इसमें यह कहा गया कि मतलब कि हम दूध की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएं। और यहाँ पे भारत जो है ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। और अगर पूछे कि इंडिया में सबसे 1 नंबर पे कौन सा स्टेट है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है करनाल में। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख मतलब कि चट्टान कौन है? ये है धारवाड़। अगला क्वेश्चन कि विंध्य शैलों में बृहद भंडार में क्या पाया जाता है? जो विंध्य के पहाड़ हैं उसमें अधिकतम मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन कि भारत में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन कि खनिज संसाधनों की सबसे अधिक संपन्नता कहाँ पे है? मतलब कि खनिज संसाधन सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक को आप देखेंगे कि ये कॉफी के लिए भी जाना जाता है। देखिए इस वीडियो का PDF उपलब्ध होगा, आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक निकेल का उत्पादन कहाँ पे होता है? निकेल, तो ये होता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कि तांबा के क्षेत्र से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए तांबा मतलब कि सर्वाधिक कहाँ पे तांबा का उत्पादन होता है, मतलब कि धरती के अंदर पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में पाया जाता है चंद्रपुर में, कर्नाटक में पाया जाता है हासन में, तेलंगाना में पाया जाता है खम्मम में और राजस्थान में पाया जाता है खेतड़ी में। अगला क्वेश्चन कि बॉक्साइट अयस्क है, मतलब कि जो बॉक्साइट है जो कि धरती में पाया जाता है ये किसका अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम का। कहने का मतलब ये कि जो एल्युमिनियम हम देखते हैं ये हमें एल्युमिनियम इसी रूप में धरती में नहीं मिलता है, ये मिलता है बॉक्साइट के रूप में।
अगला क्वेश्चन कि भारत के शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से है, मतलब कि जहां पे सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन हो, तो ये है उड़ीसा तथा गुजरात। अगला क्वेश्चन कि भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ पे है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। और टीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो ये है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, मतलब कि ऐसी खान बताना है जहाँ पे सर्वाधिक मशीनों का यूज होता है, तो ये है बैलाडीला खान। और अगला क्वेश्चन कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ पे है, तो ये है रामपुरा अहुजा में। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है, मतलब कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये है जस्ता। जस्ता केवल राजस्थान में ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका एकाधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रमुख चांदी का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, तो यह है राजस्थान तथा कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है, तो ये बालाघाट जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वह राज्य बताइए जहाँ पे तांबे का सर्वाधिक भंडार है, तो ये है राजस्थान तथा झारखंड में। क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, मतलब कि जो मनुष्य खाना खाता है तो उसका पाचन होता है और इसके लिए जो पूरा सिस्टम काम करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। लेकिन ये जो पाचन क्रिया होती है ये वास्तव में शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू हो जाती है मुख से ही। मतलब कि जब भी हम कोई खाना अपने मुंह में लेते हैं और जब वहाँ पे हम उसे चबाते हैं तो यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। यह कई सेक्शनों में होती है और मुंह में ही उस भोजन में एक लार मिलता है और यहीं से पाचन क्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन कि सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है, तो देखिए ये होता है, एक होता है सिराय, दूसरी होती है धमनियाँ। तो जो सिराय होती हैं ये अशुद्ध रक्त को लाती हैं और ले जाती हैं, मतलब कि जो अशुद्ध रक्त है इसका जो प्रवाहित होने का काम है सिराओं में होता है। और इसी तरह शुद्ध जो रक्त होता है ये धमनियों में दौड़ता है। तो ये हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड रन करता है और जो सिराय होती है उसमें अशुद्ध रक्त दौड़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, मतलब कि ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो कि जल में घुल सकता हो, तो ये है विटामिन बी तथा सी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और वैसे आपको बेसिक जानकारी के लिए भी इसे जानना चाहिए। अगर आप विटामिन बी और सी के अलावा ए और इसके अलावा और भी ई हो गया, इस तरह के विटामिन का टैबलेट अगर आप लेते हैं और इसकी मात्रा अगर आपके शरीर में ज़्यादा होती है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप खास करके विटामिन सी या फिर विटामिन बी इनका टैबलेट या फिर अगर इनका जो भी सोर्स है, जैसे कि विटामिन सी का सोर्स हो गया आंवला, तो इस तरह का अगर आप आंवला ज़्यादा खा लेते हैं तो ये आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कारण ये है कि इसका स्टोरेज आपके शरीर में होगा ही नहीं, ये होगा आपके जल में घुलनशील, मतलब कि आपके जो शरीर में जल है उसमें ये घुल जाएगा और आपके पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपका विटामिन सी का जो भी सोर्स है, जैसे कि आंवला या फिर जो भी खट्टे फल है, आप चाहे जितना ले लें ये आपको नुकसान नहीं करने वाला है। फिर भी आपको बस यहाँ से ये जानना है कि जो विटामिन बी तथा सी है ये जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो देखिए बात हो रही है बायोलॉजी की, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलास्का, इस तरह के कई ग्रुप होते हैं। तो अगर आपका जो बायोलॉजी है सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपको बस ये जान लेना है कि जो एनिलिडा होता है इसमें जो जोंक होता है या फिर इस तरह के जो भी जंतु आते हैं, जोंक को आपने देखा होगा पतली सी होती हैं ऐसे लंबे लंबे, उसी तरह सेम टू सेम केचुआ भी होता है जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। उसी तरह परीक्षा में कई बार पूछा गया है आर्थ्रोपोडा ग्रुप के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। आप देखेंगे कि जिनके अधिक जो पैर हैं वे लोग आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। आप देख सकते हैं तिलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है और मक्खी है। अब बात करें मोलास्का ग्रुप का, तो मोलास्का ग्रुप में आते हैं घोघा। घोघा आपने देखा होगा जो पानी में रहते हैं। उसी तरह सीफी भी जो मोलास्का ग्रुप है इसी के तहत आती है। अब आगे बढ़ें तो अगला है इकाई इंडोमेंटा संघ। इसके में जो भी आते हैं जीव ये है तारा मछली और ब्रेटिल स्टार। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो अभी आपने देखा कि एनिलिडा मतलब क्या होता है,
तो जोंक और केचुआ, मतलब कि जोंक और केचुआ में जो भी जीव आते हैं ये कहलाते हैं एनिलिडा ग्रुप के। अब यहाँ पे एनिलिडा का उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, मतलब कि वो जो भी अपना उत्सर्जन करते हैं ये किस अंग द्वारा होता है, तो ये होता है नेफ्रेडिया से। अगला क्वेश्चन कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है, ये होता है 6। पीएच मान के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यह एक स्केल होती है, 0 से लेकर 14 तक इस पे पॉइंट होते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है वो 7 है। यहाँ पे 0 से लेकर 7 का मतलब ये होता है एसिड, मतलब कि अम्ल, और 7 से लेके जो 14 है यहाँ तक होता है क्षार, यानी कि बेस। तो यहाँ पे जो 7 से पहले आएगा उसे हम अम्ल कहेंगे, जो 7 के बाद जाएगा उसे क्षार कहेंगे। तो जो मूत्र होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 6। अगला क्वेश्चन कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार ये कौन से प्रकार की ग्रंथि होती है, मतलब किसमें होती है, ये होती है अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कि सोडियम का काम क्या होता है। सोडियम का काम क्या होता है, तो देखिए सोडियम जो होता है यह रक्त दाब, मतलब कि ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल में रखता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम का काम क्या होता है, तो यह हृदय की धड़कन को और जो नाड़ी संस्थान है इनके कार्यों को संचालित करता है, मतलब कि जो आपका हार्ट है वो बीट कर रहा है इसको कंट्रोल करता है अगर कोई, तो ये है पोटेशियम। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। जो ग्लूकोज होता है यह अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उस समय मांसपेशियों में अगर कोई प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। और आपको अगर याद ना हो तो हम बता दें कि जो लैक्टिक अम्ल होता है जब ये आपके मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है तब आपको थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अगर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, तो ये बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और उस समय यह मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करेगा तो बनाएगा लैक्टिक अम्ल, और जब भी आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी आपको जल्दी थकान हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि स्प्रिंग को आप समानांतर लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्प्रिंग होता है आपने देखा होगा इस तरह, इसे अगर अपनी लंबाई पे वापस लौटाना है तो आपको लगाना पड़ेगा प्रत्यानयन बल। लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दें जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मतलब कि एक स्प्रिंग है, अगर वो दबा हुआ है, मतलब कि इसे हमने दोनों तरफ से फोर्स लगा के दबाए रखा है, तो इसमें कौन सा बल है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें देखिए जो एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब इसे हम दोनों तरफ का बल रिमूव करेंगे तो जो इसमें स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो ऊर्जा है कभी भी इसे हम ना तो उत्पादन इसका कर सकते हैं ना तो इसे खत्म कर सकते हैं, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। देखिए कई बार क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि अगर हम एक मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो हमें जनरेटर यूज करना पड़ेगा। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह अगर आपने देखा हो लाउड स्पीकर मतलब कि जिससे हमको अपना आवाज सुनाई देता है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को, ध्यान से सुनिए याद हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहता है। इसी तरह जो माइक होता है ये क्या करता है, तो माइक जो ध्वनि ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने इस तरह का प्रश्न जरूर देखा होगा अगर आपने 2-3 पेपर दिया है तो। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है, तो ये होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट होता है जो कि आप इसे गोबर से घर पे भी बना सकते हैं, तो ये होता है सबसे अच्छा उर्वरक। वैसे आपको बता दें कि जो हम यूरिया यूज करते हैं जिसे हम मार्केट से लाते हैं उसमें नाइट्रोजन का 46% रहता है। अब आपको पता है कि जो वायुमंडल है इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21%
ऑक्सीजन है और बाकी 1% जो बचा है इसमें अन्य गैसें हैं। 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हमारे खेतों में 96% नाइट्रोजन डालना पड़ता है। आखिर क्यों? तो देखिए, ये जो नाइट्रोजन है ये किसी और रूप में होता है, इसे पौधे इस रूप में नहीं ले सकते, इसीलिए हमें नाइट्रोजन यूज करना पड़ता है यूरिया के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी खेत की उर्वरा क्षमता कम हो जाए तो वहाँ पे उस खेत में मटर बोना चाहिए। अब मटर क्या काम करता है? तो देखिए, जो मटर या फिर जो दलहनी फसलें होती हैं ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके जमीन में डालती हैं और आने वाले फसलों के लिए आपकी जो धरती है, आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। चट्टानें खास करके 3 प्रकार की होती है, तो जो इसमें से अवसादी होती है उसमें पाया जाता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं हीलियम। आखिर हीलियम ही क्यों? तो हीलियम को यूज करने का बस कारण एक ही है कि इसमें जल्दी आग नहीं लगती है। अगर यहीं पे आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो वहाँ पे जल्दी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हीलियम सबसे हल्की गैस है, तो हल्की गैस होने से ये मतलब है कि सबको पता होगा कि अगर एक रूम है तो इसमें जो भी हल्की गैसें होंगी ये हमेशा ऊपर जाती हैं। तो हीलियम है हल्की है और ये वायुमंडल में हमेशा ऊपर भागती है, तो इसीलिए अगर किसी भी चीज़ में आप हीलियम फिल कर देते हैं तो वो हमेशा ऊपर जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जहाज होते हैं, मतलब एरोप्लेन, इसके टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वो भी हीलियम ही होता है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ये लोहा मतलब कि एक टेबलेट आता है आयरन का, उस लोहे की बात हो रही है, यह एक मिनरल की बात हो रही है। तो लोहे का मुख्य स्रोत है हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन कि गैसोलीन को किसके साथ मिलाने पर गैसोहाल बनाया जा सकता है? तो ये है इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे जो इस तरह के एथेन मेथेन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी के बारे में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है मेथेन के बारे में। मेथेन मतलब कि CH4, जिसे हम मार्स गैस के बारे में भी, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये चट्टा मतलब कि जो खदानें होती थी उसमें पाया जाता था और ये है CH4। कई बार इसका नाम मतलब कि रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि तात्कालिक ऊर्जा अगर आपको चाहिए या फिर किसी को चाहिए तो उसे क्या देना चाहिए? खास करके जो धावक होते हैं जिनको कि मतलब कि बूस्ट एनर्जी चाहिए तो उन्हें देना चाहिए ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, इसीलिए यह मानव जाति ही नहीं पूरे धरती के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन मतलब कि आप देखेंगे कि ये O3 होता है, यह एक लेयर है धरती के बाहर और इसका काम यह है कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज से उसे रोके और यहाँ पे उन्हें छान करके जो उसमें से अशुद्ध किरणें हैं उन्हें धरती पे आने से रोके, क्योंकि अगर ये किरणें आज जाएंगी धरती पे तो हमें कई तरह के जो त्वचा वाले रोग हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो वातावरण में इस समय प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण इसी पराबैंगनी जो लेयर है, मतलब पराबैंगनी लेयर को रोकने के लिए जो ओजोन परत है उसको खराब कर रहा है। और अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाएंगी और ये पूरा मानव जाति ही नहीं समूचे धरती के लिए विनाश का कारण होगा। अगला क्वेश्चन कि DDT इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब कि अगर आप इथेनॉल लेते हैं तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यह है यकृत। अगला क्वेश्चन कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो यह है H2। मतलब कि अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो एक तो अगर आपको कोई कटोरे में मिल जाता है या फिर गिलास में मिल जाता है तो इसे चेक करने का काम ये है कि अगर आप इसमें जो नीला लिटमस है, अगर इसे आप इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो लाल हो जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि ये अम्ल है। लेकिन अगर आपको कोई रासायनिक फार्मूला दे दिया गया हो और पूछा जाता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो अगर उसमें H2 है तो जाहिर सी बात है कि वो अम्ल होगा। अगर उसमें OH है तो जाहिर सी बात है कि वो क्षार होगा, मतलब कि बेस होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि आग लगने पर तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? ये होती है सूती में। सूती में देखिए एक तो पहले आग लगती नहीं है जल्दी, अगर सूती के कपड़े को आप जलाएंगे तो जल्दी से ये आग चारों तरफ
नहीं फैलती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायोपाइड मतलब कि आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है। आंत ज्वर एक तरह का ये ज्वर है, तो इसमें जो यूज किया जाता है क्लोरोमाइसिजिन। अगला क्वेश्चन कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो मतलब कि गैस, अगर आपने गैस वेल्डिंग देखा होगा तो उसमें आपको एक फ्लो दिखता है, लौ दिखती है, तो इसमें जो लौ होता है, इसमें जो सबसे हीट पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला क्वेश्चन कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो जो सोना होता है अगर यह पूर्णतः शुद्ध होगा तो ये होगा 24 कैरेट का। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है और आपके लिए भी ये क्वेश्चन है कि अगर 50% कोई सोना शुद्ध है तो वो कितने कैरेट का होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। अगर सोना 50% शुद्ध है तो उसका कैरेट कितना होगा। अगला क्वेश्चन कि सीनेबार किसका अयस्क है। तो सीनेबार है पारा का अयस्क। अब देखिए यह अयस्क क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। अयस्क का मतलब ये होता है कि जो भी हम धरती से प्राप्त करते हैं, खास करके पेट्रोलियम, एल्युमिनियम या फिर लोहा, जो भी हम प्राप्त करते हैं वो हमें उस रूप में नहीं मिलता है जो आप देख रहे हैं। खास करके अगर बात करें एल्युमिनियम की तो ये इस रूप में नहीं मिलता है जो आप देख रहे हैं, ये मिलता है बॉक्साइट के रूप में। तो जो हमें कच्चा पदार्थ मिलता है उसे कहते हैं अयस्क। मतलब किसी भी चीज को अयस्क कहा जा सकता है जो कि हमें धरती से मतलब उसी रूप में मिला हो। अगला क्वेश्चन कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ये होता है रक्त कणिकाओं द्वारा, जो कि होती हैं रेड, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है। कशेरुक दंड ये होती हैं 33। बात हो रही है रीढ़ की हड्डी की। अगला क्वेश्चन BCG का पूरा नाम क्या है। तो BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन कि एथलीट फूट नामक बीमारी होती है, यह किसके द्वारा होती है। एथलीट फूट ये कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ये होता है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन कि अस्थमा मतलब कि दमा नामक रोग किसके कारण होता है। ये होता है कवक द्वारा। देखिए कौन सा रोग किसके कारण होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने देखा हो, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कि फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है ओर्म मतलब कृमि के कारण। अगला क्वेश्चन कि जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गतिज ऊर्जा ना लिख के बेग होना चाहिए। जब किसी वस्तु की बेग को दुगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे अगर जो बेग है इसको दुगुना कर दिया जाए तो आप देखिए यहाँ पे v है, अगर यहाँ पे हम 2v रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो इसे आप देखेंगे कि ये 1/2 m4v हो जाएगा, 4v²। तो यहाँ पे केवल v² था, यहाँ पे 4v² हो गया, यानी कि ये कितना गुना हो गया तो 4 गुना। मतलब कि यदि किसी वस्तु की वेग को हम दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि समसूत्र कणिका को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन कि बट वृक्ष पादपों ये कौन से वर्ग में आते हैं। तो ये आते हैं आवृत बीजी में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि वन की उजाला का अर्थ क्या है। तो वन की उजाला मतलब कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इसका अर्थ ये है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में भी फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। आपको पता है कि हमेशा एक पतझड़ आता है साल में एक बार, सारे जो पत्ते होते हैं हट जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय भी फूल लगे रहते हैं, तो इसे कहते हैं वन की ज्वाला। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो बाकी है तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है। ये होता है कवक। लाइकेन की 2 जीवधारियों का सहजीवी साचार समझा जाता है, वो 2 जीव कौन से हैं। तो ये है शैवाल तथा कवक। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी से काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। एगार की बात हो रही है, तो ये पाया जाता है शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है। तो ये होता है पुष्पकली से। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। तो
तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब कि जो लौंग हम यूज करते हैं मसालों में वो क्या होता है, फूल होता है, पेड़ होता है, फल होता है। तो जो हम लौंग यूज करते हैं वो फूल होता है। अगला क्वेश्चन कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती के पाछा शर्करा मतलब कि ग्लूकोज या मधुजन मतलब कि ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है। मतलब कि अगर व्यक्ति कई दिनों तक अनशन में है, उपवास में है, तो उसका जो शुगर लेवल है बढ़ने लगता है। तो इसके होने का क्या मतलब है, तो इसके जो ये बनने लगता है इस विधि का नाम है ग्लूकोन वजनन। अगला क्वेश्चन कि सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वह कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये है कटक में। कटक मतलब कहाँ, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये होती हैं फुसफुस धमनियाँ। तो फुसफुस धमनियाँ होती हैं, ये जो रक्त होता है उसको ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गुर्दा होता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है अपोहन के सिद्धांत पे मतलब कि डायलिसिस के सिद्धांत पे। ये जो आपका ब्लड है उसको हमेशा डाइवर्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या फिर भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, यह किस में पाया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे कि किसी किसी व्यक्ति के आंखों का रंग काला होता है जो उसमें पुतली होती है, या फिर नीला होता है या फिर भूला होता है। तो ये कहाँ से कन्वर्ट होता है, तो ये होता है उनके आइरिस में, ये आइरिस में कलर होता है। अगला क्वेश्चन कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो ये होता है नेत्र स्लेज्मा। जब आंख में धूल चली जाती है तो ये हिस्सा सूज जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये थे मेल्विन कैल्विन। और आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, उनका नाम है आर से शुरू होता है, 1913 में मिला था और ये मिला था साहित्य के फील्ड में। आपको उनका नाम हमें कमेंट करके बताना है। भारत में जो नोबेल पुरस्कार है सबसे पहले किसको मिला था। अगला क्वेश्चन कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है, तो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यह है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि कौन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में प्रतिरोध पैदा करता है, तो यह है लिम्फोसाइट। देखिए आपके शरीर में अगर सबसे अच्छा कोई फैक्टर है तो ये है आपकी शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जितना मजबूत रहेगी उतना ही आपके शरीर पे रोग नहीं होंगे। अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तभी आपके शरीर में ज़्यादा रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आरबीसी है मतलब कि रेड ब्लड सेल, ये मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, ये होता है 120 दिन। मतलब कि जो खून आरबीसी आपका आज बना है वो 120 दिन बाद खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, मतलब कि अगर बताना है कि यह वृक्ष कितने साल का है तो कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा उसके वलयों को काउंट करके। अगला क्वेश्चन कि जल संवर्धन मतलब कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो अगर बिना मिट्टी के आप पौधे उगाते हैं तो इसे कहते हैं जल संवर्धन। आपने देखा होगा कई जगह जो गमले में पौधे होते हैं केवल जल में होते हैं, वहाँ मिट्टी नहीं होती है, तो इस तरह को क्रिया होती है उसको कहते हैं जल संवर्धन। अगला क्वेश्चन कि कौन से वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंटल को। और इन्होंने किस पे ये प्रयोग किया था, तो ये था मटर। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, मतलब कि जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है पिता पे। मतलब कि जो पिता और माता हैं उनमें से जो पिता है इन्हीं पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 46 या फिर 23 जोड़े। कई बार ऑप्शन बनते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। ऑप्शन बन जाएगा कि 46 जोड़े, तो आप देखेंगे कि 46 हमने पढ़ा था तो आपने 46 को ट्रिक मार दिया, जो कि गलत है। या तो आपको 46 पे ट्रिक करना है या फिर 23 जोड़े पे ट्रिक करना है। परीक्षा के जल्दीबाजी में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं।
अगला क्वेश्चन कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। जब बच्चे दूध पीते हैं तो ये दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, ये होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है। निषेचन तो ये होता है डिंबवाहिनी नली में, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है। मतलब कि जो वृषभ मतलब कि जो बैल का वीर्य होता है उसे कहाँ हम रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो इसे रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन कि कौन से पादप का फूल सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है रैफलेशिया का, ये सबसे बड़ा फूल है। और आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन, आप सबसे बड़े पक्षी का नाम हमें कमेंट करके बताइए। जो सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है और नाम इसका यस से शुरू होता है, आप इसका नाम हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है, तो ये है कटहल और नारियल। अगला क्वेश्चन कि जो लोग मक्का को मुख्य रूप से अनाज की तरह लेते हैं उनमें क्या मिलता है। मक्का आपने देखा होगा, अगर उत्पादन की बात करें तो ये अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इसमें होता है B1। अगला क्वेश्चन है किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। जो सदिश राशि होती है इसमें परिमाण अनिवार्य होता है, तो इसका परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन की कपास रेखा किससे प्राप्त होती है। जो कपास की रेशा होती है ये बीजों से मिलती है, जो बीज होते हैं जब फटते हैं तो उसमें से रेशा निकलता है। अगला क्वेश्चन कि ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों। तो क्योंकि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूत्र होना चाहिए, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। तो इसका कारण ये है कि जो उसमें जीवाणु होते हैं यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जब आपके शरीर से निकलता है तो यूरिया होता है और यूरिया उतना खास गंध नहीं देता, लेकिन जो जीवाणु होते हैं वो इसे यूरिया को अमोनिया में मतलब NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो गंध देने लगता है। अगला क्वेश्चन किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो ये है कैटफिश। अगला क्वेश्चन कि ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं, तो इनका कारण है उनका वातावरण, मतलब कि उनको उसी लायक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो ये है WM स्टेनले। अगला क्वेश्चन कि ग्रेगर जॉन मेंटल ने कौन से पौधे पे आनुवंशिकी का प्रयोग किया, तो ये है मटर का पौधा, अभी हमने आपको बताया है। लिटमस किससे मिलता है, तो ये मिलता है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया के उपचार की दवा किससे पाई जाती है। जो मलेरिया होता है इसके उपचार के लिए एक पौधे से हम दवा लेते हैं, तो ये है सिनकोना का पौधा। अगला क्वेश्चन कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन कि वाणिज्यिक कमर्शियल मतलब कि यहाँ पे देखिए आप काग है, ये किसके छाल से मिलता है, तो ये होता है ओक, अगर आपने देखा हो ओक का। अगला क्वेश्चन कि पश्मीना बकरी कौन से नस्ल से प्राप्त होती है, तो ये होता है चंगथंगी नस्ल से। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मवेशियों में बाजपन कौन से रोग के कारण होता है। बाजपन तो ये होता है बेग रोग के कारण। अगला क्वेश्चन की ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये है बॉक्साइट। अभी हमने आपको बताया कि बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, मतलब कि जो एल्युमिनियम होता है ये बॉक्साइट के रूप में ही धरती में पाया जाता है, और धरती में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं जिस रूप में उसे हम कहते हैं अयस्क। अगला क्वेश्चन कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः कौन से बीमारी से मरते हैं, तो ये होता है सीरोसिस से मरते हैं। अगला क्वेश्चन कि राइबोसोम मतलब राइबोसोम किसका कार्य करता है, तो ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मरुदभिद। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में जो 1984 में गैस लीक हुई थी जिसमें कि हजारों लोग मर गए, ये कौन सी गैस थी, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब कि MIC। ये घटना कब हुई थी ये भी कई बार पूछा जाता है, तो 1984 में। तो आगे बढ़े और उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे जरूर लाइक करिए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन किस शैवाल से आयोडीन मिलता है, तो ये है लैमिनेरिया।
अगला क्वेश्चन कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन कि दाब बढ़ाने पर तरल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर कोई तरल है और आप उसमें फोर्स बढ़ाते हैं तो इसका क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कि जो मनुष्य का शरीर है इसमें रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ये करता है आरबीसी। अभी आपने देखा ये केवल 120 दिन तक जीवित रहता है, रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ये है ए, बी, ई और के, मतलब कि खास करके जो सी होता है यही केवल जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई है मथुरा के पास मखदूम में। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये है बीकानेर में, मतलब कि कहाँ पे, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से मिलता है, मतलब कि जो दालचीनी आप यूज करते हैं वो क्या होता है, जैसे कि अभी आपसे पूछा गया था कि लौंग आप यूज करते हैं वो क्या होता है, तो लौंग होता है फूल, तो दालचीनी क्या होता है, तो वृक्षों का छाल होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इलायची को। फूलों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किया जाता है मिट्टी का। अगला क्वेश्चन कि सिस्टेमिया नेचर किसकी पुस्तक है, तो यह है कार्ल लिनियस की। और अगला क्वेश्चन कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, मतलब कि जो दूध दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन कि विषाणु में क्या होता है, ये होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्वेश्चन कि फुट एंड माउथ ये रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है विषाणु के कारण। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।